कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, चाहे वो फिर किसी की याद हो या फिर कुछ ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए लेकिन कर दिया हो। नताशा नाम की लड़की जो जिंदगी की ऐसे रास्ते से गुजर रही है जहां उसके और एलन के बीच भी कुछ खास चल नहीं रहा है। कोई तनाव है जो उन दोनों को दिन ब दिन दूर करता जा रहा है। हर सुबह की तरह आज की सुबह भी नताशा बिना सोए ही उठ जाती है, पर आज कुछ अलग था। वो वॉशरूम के लिए नहीं बल्कि बाहर जाने को तैयार होती है। जाने से पहले उसने एक चाकू रख लिया और सबसे अहम चीज़ जो कि था मोबाइल, उसने वो वहीं छोड़ दिया जानबूझकर। इसके बाद वो कार से 1 घंटे की ड्राइव करके पहुंचती है स्टेट पार्क, जो कि उस सिटी का डेंस फॉरेस्ट है। वहाँ अंदर घुसने पर उसे अपने बेटे हनी की समाधि मिलती है, जो देखकर इतना तो समझ आ जाता है कि उसका बेटा और इस पार्क का कुछ गहरा कनेक्शन है। खैर, वो ऊंचाई पर जाती है जहाँ एक पेड़ पर एलन ने कुछ वर्ड्स लिखे थे जिन्हें वो आज पूरा करती है। फिर उस पहाड़ी के किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। खैर, वो ऊंचाई पर जाती है जहाँ एक पेड़ पर एलन ने कुछ शब्द लिखे थे जिन्हें वो आज पूरा कर देती है और फिर उस पहाड़ी के किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। शायद आज उसकी ज़िंदगी की किताब हमेशा के लिए बंद होने वाली है। पर ये क्या, इतने में वहाँ पर मार्क नाम का आदमी आता है जो एक धीमी आवाज़ में बोलता है कि आज मौसम कितना सुहाना है ना। असल में वो भी उसकी तरह ही बेबस और लाचार है। जब कोई रास्ता ना दिखे तो उसे उसके ऊपर जाने का रास्ता ही बेहतर लगा। कूदने से पहले वो आखिरी बार नताशा से अपनी पीड़ा को बांट लेता है। बताना शुरू करता है कि कैसे 1 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया जिसके पेट में उसका बच्चा भी था। उसके कुछ देर पहले ही उन दोनों की लड़ाई हुई थी, जिस बात को सोचकर आज भी मेरा सीना छन्नी हो जाता है। कभी कभी मैं भी यहीं पर आता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम किसी और मकसद से यहाँ पर आई हो। उसके इस दर्द भरी कहानी को सुनकर उसे पहली बार लगता है कि कोई और भी है जो उसी रास्ते से गुजर रहा है जिस पर उसकी गाड़ी है। इसीलिए वो उसे अपना दुख बांटने लगती है और बताती है कि कुछ दिन पहले वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ यहाँ पर आई थी। हम दोनों अपने में ही इतना मगन थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारा बेटा यहाँ से नीचे गिर गया, कि कब हमारा बेटा यहाँ ऊपर आ गया और इस चट्टान से नीचे गिर गया। आज भी उस गलती का कसूरवार मैं खुद को मानती हूँ, क्योंकि यहाँ आने का प्लान मेरा ही था। उसकी बातों को सुनकर मार्क उसे समझाता है कि ज़रूरी नहीं है जो हो गया उसकी सज़ा ज़िंदगी भर खुद को देते रहो। कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए हमारे साथ होती हैं ताकि हम फिर से उसको ना दोहराएं। अगर आज तुमने अपने कदम बढ़ा लिए तो फिर कल तुम्हारी जगह कोई और आकर खड़ा हो जाएगा, परसों कोई और ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। कहीं ना कहीं हर किसी की मौत का जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि रास्ता तुमने ही दिखाया है। इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो। देखो आज मौसम कितना सुहावना है। ये कहकर वो वहां से नीचे जाने लगता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे नताशा भी थी। उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि उसे एक अच्छे इंसान ने कुछ सही सिखा दिया। अब दोनों ही गुड बाय कहकर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं, पर नताशा की कार का डोर मार्क की कार पर अटक रहा था। इसीलिए वो उसे फ्री करने के लिए उसके पास जाता है और तभी वो उसे एक तगड़ा सा शॉक देता है, जिससे कि नताशा वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है और अपनी कार में लेटा देता है। ये था इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभी तो आगे और भी कुछ ऐसे आएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ये देखकर आपको एक चीज़ ज़रूर पता लग गई होगी, किसी के शरीफ चेहरे पर कभी मत जाइए। अगर रावण के 10 सिर थे तो आज की सदी में मनुष्य के 100 सिर हैं। कुछ देर के बाद अब नताशा की आंख जब खुलती है तो उसने ड्राइविंग सीट पर मार्क को देखा, जो उसे कहीं लेकर जा रहा था। वो अपने आसपास के वातावरण को देखती है और तब उसे समझ आता है कि ये तो उसकी ही कार है। इसी बीच वो मार्क से विनती करती है कि प्लीज़ उसे जाने दो। उसका परिवार है, उसका हस्बैंड है जो कि घर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तब मार्क उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैं बहुत बारी सुन चुका हूँ। जो कहकर वो एक शैतानी हंसी हंसता है और इसे नताशा को समझ आ जाता है कि इसने ये काम अनगिनत बार करा हुआ है। न जाने कितने बेगुनाहों लोगों को मार डाला है बस खुद के स्वार्थ के लिए। इसी बीच उसे याद आता है कि उसके जेब में एक चाकू भी था जिसे वो बड़ी होशियारी से बाहर निकालती है। फिर उसे अपने हाथ पर लगे बैंड को खोल लेती है। दिन तभी वो चाकू से मार्क पर हमला करती है, लेकिन वो पहले से बहुत चौकन्ना था और इसीलिए पीछे हट जाता है। पर इस चक्कर में कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इसका फायदा उठाकर नताशा बाहर आकर खुद के पैरों की रस्सियों को खोल देती है और फिर उसी चाकू से मार्क को धमकाती है कि उसके करीब ना आए। पर सांप ने तो पहले ही उसे डस लिया है। जी हाँ, उसे एक इंजेक्शन दिखाते हुए वो कहता है कि अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक खास किस्म का लिक्विड इंजेक्ट कर दिया जिसमें धीरे धीरे पहले तो तुम्हारे पैर, फिर तुम्हारे हाथ और फिर तुम्हारे सब काम करना बंद हो जाएंगे। बस तुम देख और सुन सकती हो। जो सुनकर नताशा तो घबरा जाती है और वहां से तेजी से भागना शुरू करती है। आखिर किस मुसीबत में वो फंस गई, इससे तो बेहतर था कि कूद ही जाती। यही थॉट उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन कदम कदम पर उसके पैरों में जान खत्म होने लगी है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रही है, वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस लिक्विड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक मोड़ ऐसा आता है, उसके दोनों पैरों को आगे खिसकाने में भी उसे पूरी जान लगानी पड़ती है। अगर वो रुक गई तो उसे मार देगा, इसीलिए वो पूरी जान लगाती है और एक जगह उसे रुकना ही पड़ता है। पर वहां उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि चींटियों के चट्टे के ऊपर आ गई है जो उसके ऊपर ही रेंग रही है। लेकिन अगर उसने हल्की सी भी आवाज करी तो ऊपर खड़ा मार्क उसे देख लेगा, इसीलिए उसके जाने तक वो उस दर्द को सहती रहती है और फिर उसके पीछे हटते ही सामने बह रही नदी में कूद जाती है। मार्क देख लेता है उसे और समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से तो हार मानने वाली नहीं है, इसीलिए कोई और पैतरा आजमाना होगा। वही नताशा पानी के बहाव की मदद से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसके हाथ पैर तो अब काम ही करना बंद कर दिए थे। जो कुछ भी हिल रहा था तो बहुत ही कम। पर उसकी मुसीबतें और बढ़ जाती है जब वो देखती है कि अब लहरें और तेज हो गई है और सामने एक झरना भी है। इसीलिए वो ऊपर वाले का नाम लेकर पास में बह रही एक नदी के फट्टे को पकड़ लेती है। अभी उसके हाथ में थोड़ी जान थी जिसकी मदद से वो किनारे तक पहुंची, पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका बस धड़ और सर ही है, उसका शरीर तो गायब हो चुका है, क्योंकि उस दवा की वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इतने में वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वीराने में ऐसी जख्मी हालत में किसी लड़की को देखकर हर कोई सोचेगा कि जरूर ये किसी मुसीबत में है। तो उस बूढ़े आदमी को भी यही लगता है, पर नताशा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो उसे कुछ समझा सके वो अपनी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी उसे अपने घर ले जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी उसके गेट पर कोई आता है और ये जरूर मार्क होगा। इसीलिए नताशा उस आदमी को खुद की पलकों से खतरे का अंदेशा देती है। और दोस्तों, वो मार्क ही था जो अपनी एक नई झूठी कहानी के साथ यहाँ आया था। उसका कहना है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी बीवी कहीं खो गई है, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। मगर ये क्या, मार्क तो उसके घर में ही घुस जाता है, जो बात उसे पसंद नहीं आती। पर अब मार्क खुद की मीठी चिकनी बातें बोलकर उसे फंसाना शुरू करता है और बताने लगता है कि कैसे उसका फोन खो गया। अब वो बेबस और लाचार है। उसने बहुत ढूंढा अपनी पत्नी को, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही। उसकी बातों को सुनकर वो बूढ़ा आदमी भी पिघल जाता है। पर तभी मार्क को फोन रिंग होता है, जिससे कि उसका झूठ पकड़ा जाता है। फिर क्या था, दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें मार्क उसे मार डालता है, उसी सोफे के पीछे लेटा देता है। और ये सब देख रही नताशा डरी और सहमी बस लेटी हुई थी। इतनी में मार्क को एहसास होता है कि उस इंसान ने पुलिस को कॉल तो लगा दिया है और उन्होंने ये सब सुन भी लिया है। इसीलिए वो सबूत मिटाने के लिए पूरे घर को आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत बचे ही ना। देन वो उसी कार को लेकर जाने लगता है, लेकिन घर के अंदर तो नताशा भी है और उसे ऐसे जिंदा जल कर तो बिल्कुल भी नहीं मरना। इस दौरान हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि अब धीरे धीरे करके उस लिक्विड का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए वो अपनी उंगली से विंडो कर्टेन को हिलाकर बाहर खड़े मार्क को सिग्नल देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो अंदर ही है। वो फौरन उसे कार में लाकर बैठा देता है, जिसके कुछ देर पहले वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, अभी उसे खुद की जान बचाने को कह रही है। यही तो समय का पहिया है, कब पलट जाए किसी को पता ही नहीं है। कार में बैठने के कुछ ही देर बाद मार्क के पास उसकी बेटी का कॉल आता है कि उसके रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसीलिए आपको कल हमारे पास आना होगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। यहाँ नताशा को ये जानकर हैरानी होती है कि उसका एक परिवार है, एक बेटी है, पर फिर भी उसके साथ वो ऐसा गलत काम कर रहा है। इसके बाद वो पेट्रोल पंप पर जाता है और खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। यह नताशा के पास अच्छा मौका था, वो बाहर निकल सके और लोगों से मदद मांगे, पर उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी कुछ उंगलियां और हल्के फुल्के हाथ काम कर रहे हैं, इसीलिए वो उनकी मदद लेकर अपने बेल्ट को खोल देती है और मिरर पर खुद के सर को टकराती है, जो देखकर वहां एक बच्चा आता है, पर वो समझ नहीं पाता। इतने में उसकी मॉम आकर उसे पीछे कर देती है। तभी वहां मार्क आता है और कार को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अब उस लेडी को थोड़ा बहुत तो डाउट हो गया था। नताशा की हालत को देखकर
वहीं मार्क अपनी कार के पास जाता है और खुद के खून से सने हुए कपड़े चेंज करता है। देन वो एक और डोज को रखता है कार में। अब उसका प्लान है खुद की कार को टो करके यहाँ से ले जाने का, लेकिन तभी उसके प्लान में एक खलल आता है। वहां पर पुलिस आ गई थी क्योंकि उस लेडी ने कॉल कर दिया था। वो ऑफिसर मार्क से कुछ सवाल करने लगता है और यहाँ भी वो अपने झूठे घड़ियाल के आंसू बहाने लगता है और बताता है कि उसकी पत्नी डिप्रेस है, इसीलिए वो उसे दूर लेकर जा रही है। तभी नताशा बड़ी ही कोशिश करके खुद के मुंह से कुछ कहने की कोशिश करती है, जो देखकर ऑफिसर उसके पास जाता है और तब उसे इंजेक्शन दिखाती है, पर वो कोई एक्शन ले सकता कि उससे पहले मार्क उसकी खोपड़ी खोल देता है। पर अब वो नताशा से बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि अभी तक ये सारे काम काफी आसानी से हो रहे थे, लेकिन आज उसके चक्कर में 2 और खून हो गए उसी के हाथों से। अब वो उसकी कार को भी जला देता है। इस बीच हम देखते हैं कि वो डोज वहां से गायब है। बीच रास्ते में मार्क के चेहरे पर हम एक तरह की टेंशन देख सकते हैं क्योंकि अब वो सोच रहा है कि कैसे भी करके वो इन सब का इल्जाम नताशा पर डाल दे और खुद बच जाए। पर इस बीच नताशा पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड की मौत ने उसे ऐसा बना दिया है? तब वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो उसे बार बार अपनी गर्लफ्रेंड का वो मरता हुआ चेहरा बार बार याद आता था जब वो दर्द के मारे कर्रा रही थी, जो सोचकर मुझे बहुत सुकून मिलने लगा क्योंकि मैंने उस दिन गॉड को बहुत करीब से देखा। असल में मैं खुद ही गॉड हूँ। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में वो पागलपन साफ नजर आ रहा था जो एक साइको में देखा जा सकता है। वो कहता है कि वो उस पल को बार बार जीने के लिए लड़कियों को मारने लगा ताकि उनके दर्द को देख सके, उनकी आवाजें, उनकी चीखों को सुन सके। और अब तुम्हारी बारी है। फिर दोनों जंगल के अंदर जाते हैं जहां पर नताशा उसे कहती है कि प्लीज उसे जाने दो, जिसके बदले में वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वहीं वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहे, लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो किसी पागल कुत्ते की तरह बस उसे मारना चाहता है। पर इतने में दोस्तों नताशा उसी डोज को उसके पैरों में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन पुश नहीं कर पाती क्योंकि उसकी उंगलियों में ताकत बची ही नहीं है। वो बार बार बेबस होकर खुद को छोड़ने को कहती है, पर वो नहीं मानने वाला था। कार के पीछे से वो चाकू निकालता और फिर नताशा को घसीटता हुआ नदी के किनारे ले जाता है। इस बीच वो उससे कहता है कि उसने उसका कहना माना होता तो वो 1 हफ्ते तक साथ रहती, लेकिन उसने सब कुछ खराब कर दिया। हम देख पाते हैं कि नदी के उस पार मार्क का ठिकाना है जहां पर उसने न जाने कितनी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। वो उसे बोट में बैठाता है, जिस दौरान नताशा देखती है कि मार्क ने अपने पीछे एक चाकू और बंदूक रखा हुआ है। वो उसे मारने के लिए लाया है। अपनी मौत को इतनी पास देखकर नताशा रोने लगती है और कहती है कि उसके पीछे वाली पॉकेट में उसके बेटे का खिलौना है, वो प्लीज उसे निकाल कर दे दे। वो नहीं चाहती कि उसके साथ उसके बेटे की आखिरी निशानी भी बह जाए। उसके आंसुओं को देखकर मार्क फिलहाल के लिए मान जाता है। वो उस टॉय को निकालने लगता है, लेकिन यहाँ नताशा उसी चाकू को निकाल लेती है और एक बार में ही उसके गले के आर पार कर देती है, जिससे कि मार्क तड़पने लगता है। वो अपनी बंदूक निकालता है लेकिन नताशा बोट को हिलाने लगती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। पर उसकी जो बंदूक थी वो बोट पर ही थी, जिसे फौरन वो उठा लेती है और अब मार्क का खेल खत्म कर देती है। हालांकि कुछ गोलियां इधर उधर भी लगती है जिससे कि वो पूरा मरा नहीं था, पर बोट में छेद हो गया था और इस वजह से बोट डूबने लगती है। हाथ के बंधे होने के कारण नताशा स्विम तो नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपनी सांस को रोकती है और कुछ देर बाद नदी के बाहर आ जाती है। अब उसका शरीर काम करने लगा था, तभी वो देखती है कि दूर किनारे पर मार्क भी आ गया है, पर वो बहुत जख्मी है और बस कुछ ही देर का मेहमान है। वो उसके पास जाकर उसका शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने उसे सही रास्ता दिखाया, उसे ये बताया कि वो बहादुर है, किसी भी मुसीबत से अकेले लड़ सकती है, और फिर वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। बाहर से किसी इंसान को हमें जज नहीं करना चाहिए क्योंकि अंदर से वो रावण भी हो सकता है। वेल दोस्तों, हमने एक दूसरा हिंदी चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस पर काफी अच्छी कहानियां मैं अपलोड करता हूं, तो अभी जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको वो चैनल जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।